नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो जूम इन करके जरा आपको तस्वीर दिखाएं। ये लड़का जिसका इंटरव्यू लगातार आप मेरे चैनल पर भी देख रहे होंगे, योगेश मीना इनका नाम है। अमूमन किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, सड़कों पर नीट छात्रों का हो, एनटीए का हो, सीबीएसई का हो, सीयूईटी का हो, तमाम वो मुद्दे जो आम जनमानस से जुड़े हैं, योगेश मुझे अमूमन दिखते रहे। आज इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब इनके लिए बुद्धिजीवी वर्ग एकजुट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बातचीत कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ तो हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि वो जनजी जनरेशन, सैकड़ों की आबादी में वो कॉकरोचेस जुड़ जाते हैं और सड़कों पर उतरते हैं। तो एक तरफ जो छात्र उतरते भी हैं तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जा रही है। वो तो मतलब वो जज साहब के नज़रिया में वो कॉकरोच होंगे। जो भी बच्चा निकल रहा है वो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ सर ऊंचा करके सवाल पूछ रहे हैं। वो कोई कॉकरोच नहीं है, वो जज साहब के लिए। ठीक है, मेरा हिंदी बहुत कमजोर है तो मैं निकलता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहूंगी कि अगर योगेश मीना के लिए आप योगेश को रिहा करने की पूरा कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि योगेश इज फाइटिंग फॉर द ट्रूथ and fighting for genuine rights of the workers. So we believe that it is important to stand up and raise these questions which are fundamental, and Yogesh is doing only that. He is not involved in any criminal conspiracy or anything. But why the hell government is always targeting activist reporters? Government is really worried about the students. If they congeal into force of resistance, then all their claims will be exposed. Maybe that is why. I'm not that influential, but students and the youth are more influential in terms of the government's optics. So that is the reason. Okay, thank you. सिर्फ योगेश मीना नहीं है, तमाम छात्र, इन लोगों से मैं अमूमन बातचीत करती रही हूँ, इनके इंटरव्यूज़ करती रही हूँ, तमाम आंदोलन में शामिल रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। मुद्दे तो बहुत वाजिब लगे हैं, तो आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है कि सीधे गिरफ्तारी कर ली गई है? जैसे मैंने कहा अपनी स्पीच में कि जहाँ भी कॉरपोरेट इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, स्टेक्स बहुत ज़्यादा है। अब वर्कर्स जब अपने मांग रख रहे हैं हायर वेजेस के लिए, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसमें। वहाँ हमेशा आपको मिलेगा कि दबाव और ऑपरेशन स्टेट की तरफ से या स्टेट्स कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड स्टेट की तरफ से होता है। तो वही हुआ है इस बार भी। और अगर आप ये तो जितना हम समझ पा रहे हैं बतौर पत्रकार, जितना मैं समझ पाती हूँ, ये तो सीधा सीधा तानाशाही है। तानाशाही तो बहुत 2014 से है इस देश में। सिर्फ क्या कहते हैं इसको, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जिसको कहते हैं, वो तभी से है। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि अब खुलेआम हो रहा है, मोर एंड मोर ब्रेजन जिसको कहते हैं। पहले था कि थोड़ा बहुत इसमें इफ्स एंड बट्स करके छुपा के करते थे, अभी खुलेआम कर रहे हैं। तो जैसे लॉयर्स भी कह रहे थे, इसमें एक ही उपाय है कि हम कंटिन्यूसली इसको रेजिस्ट करें, और कोई उपाय नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, अगर बतौर प्रोफेसर, बतौर बुद्धिजीवी एक बात पहुंचाना चाहें जनता तक, तो वो क्या होगी? डोंट गिव अप कभी इसमें। क्योंकि एक पूरा जो प्रोसीजर है, जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, डर का माहौल पैदा करने के लिए है। और उस डर में शामिल ना हो, उस डर में पार्टिसिपेट ना करें, आवाज़ उठाएं, बुलंद रखें, और कोई उपाय नहीं है। वी हैव टू फाइट, वी हैव टू स्ट्रगल। डोंट गिव अप, वी हैव टू फाइट, वी हैव टू स्ट्रगल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगेश मीना सिर्फ एक नाम नहीं है। मैं तो लगातार देख रही हूँ आप लोगों से, जितने भी छात्र वर्ग जुड़े हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, उन्हें लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेल में भरा जा रहा है। बेसिकली ये जो यूपी सरकार और यूपी एसटीएफ कर रही है, वो ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये योगेश मीना हो, मैंने पूरे आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन में, ये बहुत क्लियरली दिखाया है कि ये लोग लिटरली पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील कर रहे थे नोएडा प्रोटेस्ट में। और इनके पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील करने की वजह से जो यूपी गवर्नमेंट है, योगेश मीना का व्हाट्सएप ब्लॉक कर देती है। जो आदित्य आनंद है, जिनकी
ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट की जा चुकी है, पीसफुल प्रोटेस्ट का ओथ लेते हुए। आकृति चौधरी की वीडियोस मौजूद है जहाँ पे वो पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील कर रही हैं। ये तो वो वीडियोस हैं जो हम रिकॉर्ड कर पाए। बहुत सारी वीडियोस तो इनके ही फ़ोन में थे जो आज पुलिस के पास है लेकिन पता नहीं कितनी बार पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील इन एक्टिविस्ट, इन स्टूडेंट्स के द्वारा की गई थी। तो लेकिन एक्चुअली ये पूरी कॉन्स्पिरेसी यूपी पुलिस की है। यूपी पुलिस की पूरी कॉन्स्पिरेसी ये थी कि वायलेंस इंस्टिगेट करो और वर्कर्स का ब्रूटल रिप्रेशन करो, और उसके बाद जो लोग इसको पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील करने के लिए वहाँ सॉलिडारिटी में गए हैं, जो स्टूडेंट्स गए हैं, उनको एक एक करके एबडक्ट करो। अरेस्ट भी नहीं करो, एबडक्ट करो, क्योंकि आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा एक भी लीगैलिटी फॉलो नहीं हुई है। तो ये यूपी पुलिस पूरी इम्प्यूनिटी के साथ यहाँ पे दिल्ली के अंदर घुस के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से उठा के लेके जाती है। तो ये सवाल सिर्फ यूपी पुलिस से नहीं है, हमारा सवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस से है कि आप कर क्या रहे हैं। आपके कैंपस से, आपके जो ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ से स्टूडेंट्स को उठा लिया जा रहा है, कल को मुझे भी उठाया जा सकता है। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मेरे रेजिडेंस पे 2 बार पुलिस मुझे उठा के लेके गई है, मुझे पीटा गया। तो ये कोई यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा रही है। आज कौन सा कोर्ट, कौन सा न्यायालय हमारी बात सुनेगा, हमें नहीं पता। कैसे उम्मीद भी करी जाए जब देश के सीजीआई ये कहते हैं कि ये तो कॉकरोचेस है, ये तो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया में आके मीडिया बन जाते हैं, ये बेरोजगार कॉकरोचेस। हालांकि सफाई दे देते हैं लेकिन बयान बहुत बड़ा था। ये सीधी सी बात है कि आज स्टेट मशीनरी के भीतर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर आज जो लोग भरे हुए हैं, चाहे सिर्फ स्टेट मशीनरी नहीं, आप जो जितनी जुडिशरी से लेकर के जो इलेक्शन कमीशन तक में जो लोग भरे पड़े हैं, आप उनकी प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए। या तो वो आरएसएस से एफिलेटेड होंगे, या भाजपा के एक्स नेता होंगे, या आने वाले वक्त में भाजपा के नेता बनने वाले होंगे। ये लोग हैं जो आज सिस्टम के एक एक पोर में घुस गए हैं और वहाँ से घुस करके ये अपनी जो राजनीति है, जो पूंजी परस्त राजनीति है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इनको जो यूथ हैं जो वास्तव में डिसेंट रखता है, उनको ये कॉकरोचेस दिखाई देते हैं। यही कॉकरोच का मतलब क्या मायने है? क्योंकि कॉकरोच हम किसे कहते हैं? जिसे देखते ही आज भी लोग चप्पल निकाल लेते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम किसी जो है कीड़े मकोड़े से। बेसिकली इनका मतलब सीजीआई का मतलब पैरासाइट से था कि ये पैरासाइट्स हैं। ये कहा भी उन्होंने, उनका मतलब बेसिकली पैरासाइट्स था, लेकिन वो पैरासाइट्स नहीं दिखते हैं हमारे सीजीआई को, जो देश भर में जो आम मेहनतकश आबादी से 12-12 घंटे काम कर उनकी हड्डियां निचोड़ करके उसको मुनाफे के सिक्कों में तब्दील करते हैं। यानी कि जो देश के धन्ना सेठ और धन पशु हैं, जो लोगों की मेहनत के दम पर पलते हैं, उनको ये पैरासाइट्स नहीं दिखते। तो असल मायने में जो देश के पूंजीपति हैं वो पैरासाइट्स हैं, जो देश की मेहनतकश आबादी को लूट करके उनकी मेहनत के दम पर अय्याशियाँ करते हैं और उनके पक्ष में बोलने वालों को ये हालत करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, उनको सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? डर नहीं लग रहा है? क्योंकि डर का माहौल तो बनाया जा रहा है। डर बिल्कुल, जैसे आज सवाल ये है कि आप अगर डर भी जाएं तो आप करेंगे क्या? आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो डर के चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहा जाए, लेकिन डर कर अगर आप बैठे रहेंगे तो क्या तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप इस सरकार के या इसके हत्थे नहीं चढ़ेंगे, नहीं आएंगे। हाँ। रोजगार आपको कहाँ से मिलेगा? आपको ये लगता है कि मैं पढ़ाई कर लूँगा, तो आप पहले पढ़ाई करने जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़ीस 2 लाख रुपए BLLB की है, एक फ़ीस बढ़ाई जा रही है। आप ये सोचेंगे चलो किसी तरीके से पास आउट होके कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भर देते तो पता चला पेपर लीक हो जाता है। तो आप अगर एक चैन की ज़िंदगी कोट एंड कोट सोच रहे हैं, आप ऐसी व्यवस्था में जी नहीं सकते। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप किसी धन पशु के बेटे बेटियां हो जिनके पास जो दूसरों की मेहनत के दम पर जो पैरासाइट्स हैं उनकी फैमिली से आते हो। अगर आप एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको ये जो हुकूमत है, जो आज लोगों के, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आम मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे वो वर्कर्स हैं, उनका जीना हराम कर रही है, उनके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, एक बार और मैं आपको बता दूं, योगेश मीना जो है, और ये भी मजदूर
वर्ग की जो आवाज़ उठा रहे थे नोएडा में, जिन पर लाठीचार्ज भी किया गया, बर्बरता भी की गई, उनकी आवाज़ उठाने का खामियाजा कुछ इस प्रकार से इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी ये एक्टिविस्ट जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं या जो चेहरे नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, सबको जेलों में डाला गया है। कईयों का तो मुझे लगता है आंकड़ा भी निकल कर सामने नहीं आया है। बिल्कुल, जितने आज हमारे देश में, आपको पता है नोएडा प्रोटेस्ट में पहले दिन 2500 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन ये भी एक और बात सच है कि ये पहली बार नहीं है जब शासक वर्ग ने इस किस्म की ब्रुटैलिटी अपनाई है, लेकिन ये भी पहली बार नहीं होगा कि शासक वर्ग को जनता धूल में मिला देगी। इतिहास में हिटलर से लेके बड़े बड़े तानाशाहों का क्या हाल हुआ ये आपको भी पता है। इतिहास में अंग्रेज़ों का क्या हश्र देश की जनता ने किया है सबको पता है। तो इतिहास में रिप्रेशन भी हुआ है, लेकिन इतिहास में रिप्रेशन करने वालों के साथ जो हुआ है वो भी पता है। तो अच्छा, आंदोलन होता है तो बेसिकली जितना हम समझ पाते हैं एक उम्मीद होती है कि सरकार, प्रशासन, सत्ताधारी पक्ष सुनेगा। लेकिन सुनने की जगह अगर वो ये कहने लगे कि मजदूरों का जो वर्ग है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से है, या सीबीएसई में कोई छात्र अपनी आवाज़ उठाए या ट्वीट कर दे वेदांत, तो उसे कह दिया जाता है ये तो पाकिस्तानी है। तो जब करार ही यही कर दिया जाएगा कि कनेक्शन सीधा वहाँ से है, तो लड़ाई बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन साथ में ये सरकार अपनी लेजिटिमेसी खो रही है। एक फैशिस्ट सत्ता आने के बाद जो ब्रूटल रिप्रेशन लोगों का किया जाता है, और या फिर उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, या मुसलमान कोई है तो उसको टेररिस्ट बोल दिया जाता है, या ये तो मतलब क्या कहें कि इत्तेफाक से कोई अगर मुसलमान होता तो उनका आज लिंक पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता। लेकिन हालांकि इनका भी जोड़ने की कोशिश की गई। इससे होगा क्या? भले ही रिप्रेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इससे स्टेट अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता लोगों के बीच में खोता जाएगा। और जो कि दिख रहा है आज तमाम असहमतियों के बावजूद जो जेनजी, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी की मिलियंस फॉलोअर्स हुए हैं, उनकी बिल्कुल वो उन्होंने जो बनाई है पार्टी, उससे मैं असहमति मैं अपनी रख सकता हूँ। लेकिन ये एक चीज़ दिखाता है, या स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट अभी नीट को लेकर के, जो एनटीए में घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, या वर्किंग क्लास का जो अभी लेबर अनरेस्ट से लेके एक एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो एक डिस्कंटेंट दिख रहा है और वो उभर कर सामने आ रहा है, एक चीज़ का सूचक है। वो इस चीज़ का सूचक है कि भले ही ये ब्रूटल रिप्रेशन करे, लेकिन इस ब्रूटल रिप्रेशन के साथ ये राज्य सत्ता अपनी वैधता, अपनी लेजिटिमेसी लोगों के बीच से खोता जा रहा है। और अच्छा, इतने जितने भी आंदोलन होते हैं फटाक से करार कर दिया जाता है कि ये तो विपक्ष फंडेड है, ये लोग कांग्रेस से जुड़े हैं या किसी भी विपक्षी पार्टी से जुड़े हैं, तो उसकी जवाबदेही कैसे तय करेंगे? बिल्कुल, इस आंदोलन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इस आंदोलन में भी इन्होंने पाकिस्तान का रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान से लिंक है, वो नहीं चला, तो नेपाल से बोला गया, वो नहीं चला, तो टेररिस्ट बोला गया, अर्बन नक्सल बोला गया। लेकिन आप ज़रा सा शिफ्ट देखेंगे 2014 से 2026 में, ये शिफ्ट ये है कि आप उन सारे जो भी मीडिया चैनल्स जिन्होंने ये कवर किया है उनके आप कमेंट्स में जाकर देखिए। उनके कमेंट्स में लोगों का यही कहना है कि 10 साल 12 साल पहले उनका ये नैरेटिव चल जाता था थोड़ा बहुत, पाकिस्तानी है, ये तो फलाना है, ढिमकाना है, जेएनयू से किसी ने बोला तो ये अर्बन नक्सल है। लेकिन आज लोग खुद ही इसको रिफ्यूट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार तुम लेबर अनरेस्ट फैल रहा है, इसको पाकिस्तान से जोड़ देते हो। एक स्टूडेंट 12वीं का एक छात्र बोल रहा है 17 साल का, उसको पाकिस्तानी बोल दे रहे हो। तो ये जैसा मैंने बताया, स्टेट अपनी लेजिटिमेसी खो रहा है। लेकिन ये अपने आप चीज़ें नहीं होंगी, इसके लिए स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को, वर्कर्स को साथ आना होगा। ये उनकी पुरानी चाल है कि किसी भी वर्किंग क्लास मूवमेंट में, जो मैंने आपको दिखाया अभी भगत सिंह के कोट, आज से 100 साल पहले पुरानी इनकी ट्रिक है कि अपने लोगों को घुसाकर वायलेंस इंस्टिगेट करा दो। ये करेंगे, लेकिन आज हमारा रोल इसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस किस्म का जो लेबर अनरेस्ट देश भर में फैल रहा है, वहाँ पर उसको ऑर्गेनाइज़ करने का काम, उन सारे लेबर मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्टूडेंट्स के ऊपर है। जो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं वो आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन उस लेबर अनरेस्ट को उनके हिस्टोरिकल टास्क से जोड़ना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको पीसफुल बनाना हमारा टास्क है। इस टास्क ये करने के बाद बिल्कुल जैसा इनके साथ हुआ स्टेट रिप्रेशन करेगा, लेकिन आज और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम ऐसे लोगों को, वर्किंग क्लास एक्टिविस्ट को आज फिर से वर्किंग क्लास मूवमेंट में एक्टिवेट होना होगा और इस लेबर अनरेस्ट को चैनलाइज करके, इस जैसे
एक बिखरा हुआ पानी होता है और एक पानी अगर आप उसको बाल्टी में भर लेती हैं तो उसका एक यूज़ होता है। तो ये जो बिखरे हुए आंदोलन है इनको एक कड़ी में पिरो करके एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास मूवमेंट खड़ा करना होगा, और इसको केवल वर्किंग क्लास मूवमेंट ही नहीं बल्कि एक मास मूवमेंट में तब्दील करना होगा, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर आए, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपनी मांग को लेकर आए, और जैसे एक माला में जो मोती पिरोए जाते हैं या वैसे फूल, ही इन सारे मूवमेंट्स को एक जगह ला करके एक ऑर्गेनाइज्ड चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके इस सरकार के सामने रखना होगा। इससे इस सरकार की इनकॉम्पिटेंसी भी सामने आएगी और एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास मूवमेंट विद द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसको सरकार को तोड़ना भी मुश्किल होगा। अच्छा, आखिरी और मेरा अहम सवाल है आपसे, क्योंकि हमारी उम्मीद सारी सर्वोच्च न्यायालय से होती है, न्यायालय से होती है, लेकिन जब आप लोग बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि न्यायालय भी लचीला है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, तो फिर सवाल ये है कि उम्मीद किससे है फिर आप लोगों को? देखिए, कोई पूरा मसला ना चाहते हुए भी कोर्ट तक जाएगा, न्याय आपको कोर्ट ही देगा, और न्याय पर ही अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो न्याय की उम्मीद फिर कहाँ? हम सिर्फ न्याय पे सवाल खड़े नहीं कर रहे, बिल्कुल हम जितने भी ये लेजिस्लेचर से लेके एग्जीक्यूटिव जो 3 बॉडीज़ होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हम इन सब पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर हम कोई डिमांड उठाते हैं, वो डिमांड बिल्कुल कोई एक नया कानून बनाने की डिमांड होगी, वो एक लेजिस्लेचर से डिमांड होगी, लेकिन सत्ता में तो भाजपा सरकार बैठी है। उसी तरीके से जो न्यायपालिका में लोग बैठे हैं उसमें ठीक ठाक लोग आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं। सवाल इसका नहीं है कि स्टेट में जो लोग बैठे हैं वो खुद क्या सोचते हैं, सवाल इसका है कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट कितना प्रेशर बिल्डअप कर पाता है उनको सही चीज़ करवाने के लिए। ये बात चाहे वो न्यायालय के लिए हो, चाहे वो लेजिस्लेचर जो संसद भवन या विधानसभा है उनके लिए हो। तो ये इससे तय नहीं होता है कि न्यायालय अपने आप में क्या रुख रखता है या उसमें कौन से लोग बैठे हैं। ये इससे तय होता है कि ये जो लोग हैं, लोग कितना ऑर्गेनाइज होकर इतना प्रेशर बिल्डअप कर सकें कि जुडिशरी सही मायने में न्याय करे, कि लेजिस्लेचर प्रो पीपल लॉज बनाए या एग्जीक्यूटिव उसको सही तरीके से लागू करे। ये लोगों के स्ट्रगल और लोगों के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये लोगों की मजबूती पर निर्भर करता है, क्योंकि जब मसला न्यायालय में जाता है तो जाहिर तौर पर न्यायालय भी ये देखता है कि कितने लोगों का ये मसला अंदरूनी तौर पे भी जुड़ा हुआ है। तो सीधे तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि जब हम एकजुट होकर एक वर्ग विशेष से नहीं, सभी वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो युवा हो, सभी लोग जुड़कर जब इस लड़ाई को लड़ते हैं तो न्यायालय भी मजबूर हो जाता है न्याय देने के लिए। फिलहाल इस चर्चा पर आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।